पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और आज नरेंद्र मोदी की रैली है। लेकिन नरेंद्र मोदी की रैली से पहले बीती रात जिस तरीके से बवाल मचा, हंगामा मचा, मोदी की रैली से पहले गोली चल गई। चर्चा तो इस बात की हो रही थी कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में गोली कैसे चल गई, हमलावर कौन है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें हो रही थी। लेकिन यहां पर भारत में चुनाव चल रहा है, बंगाल में चुनाव हो और गोली ना चले और आखिरी चरण का चुनाव बाकी है और आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार रुक जाएगा, थम जाएगा। खबर सामने ये आई है कि सीआरपीएफ के जवान को गोली लगी है, 3 लोग घायल हो गए हैं। इस तरह की खबर निकल करके सामने आई है और बीजेपी उम्मीदवार के घर पर बम फेंका गया है। खबरें ये भी हैं। कुल मिलाकर के बंगाल का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए इस बार नाक का सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि ममता बनर्जी बंगाल के अंदर बीजेपी का रथ रोक पाएंगी। जो बीजेपी बिहार जीत गई, दिल्ली जीत गई, हरियाणा जीत गई, महाराष्ट्र जीत गई, क्या बंगाल में दीदी के सामने उसको घुटने टेकने पड़ेंगे या इस बार दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा के अंदर, बिहार के अंदर जो हुआ वही बंगाल में होने जा रहा है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और उसके बाद में बहुत सारी अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूं। भास्कर के अभी कुछ देर पहले खबर अब आई है, बंगाल में पीएम मोदी की रैली से पहले बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के अंदर झड़प हो गई है और दावा है कि सीआईएसएफ के जवान को गोली लगी है, 3 घायल हो गए हैं और भाजपा उम्मीदवार के घर पर बम फेंका गया है। इस तरह की खबर निकल करके सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार के लिए इस वक्त में बंगाल में है, बंगाल में उनकी रैली चल रही है और रैली से ठीक पहले इस तरह की खबर निकल करके सामने आई है। अब बंगाल में जो कुछ होगा उसको तो समझेंगे ही, लेकिन बंगाल के ये जो हमला हुआ है इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के जगदल में पीएम मोदी की रैली है। रविवार रात बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हुई है। इस दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और देसी बम भी फेंके गए हैं। इसमें 3 लोग घायल हो गए हैं जबकि सीआईएसएफ के एक जवान के पैर में गोली लगने का दावा किया गया है। भाजपा का आरोप है कि रैली के लिए लगाए गए पोस्टर और झंडे फाड़े गए हैं। आरोप यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता शिकायत करने थाने पहुंचे तो टीएमसी समर्थक भी आ गए और थाने के सामने ही बहस के बाद में हंगामा और झड़प शुरू हो गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक भाटपाड़ा सीट से भाजपा उम्मीदवार पवन कुमार सिंह के घर पर बम फेंका गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। राज्य में 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। तो दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, 142 सीटों पर वोट होना है। बीजेपी के दावे ये है कि इस बार 170 सीटें आएंगी, लेकिन ममता बनर्जी वो भी पूरे जोश में दिखाई दे रही हैं और वो कह रही हैं कि बंगाल में बीजेपी नहीं चलेगी, बंगाल में बीजेपी का रेला नहीं चलेगा। एक तस्वीर जरा आप ये देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के अध्यक्ष पर आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष वो सीआरपीएफ की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको लेकर के ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि केंद्रीय बलों ने बंगाल में एक नई सेवा शुरू कर दी है, भाजपा के चुनाव प्रचार के लिए मुफ्त वाहन। सीआरपीएफ के जवान भाजपा नेता नितिन नवीन को प्रचार के लिए अपना वाहन इस्तेमाल करने देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भाजपा के नेता चुनाव ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ के वाहनों में घूम रहे हैं। केंद्रीय बलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का रक्षक माना जाता है, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह खुद राज्य की हर व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं तो पूरी मशीनरी भाजपा की सेवा में लगी हुई दिखती है। तो उनके सीधे नियंत्रण में काम कर रहे बलों से निष्पक्षता की उम्मीद करना नरमी से कहें तो भोलापन है और चुनाव आयोग जो अक्सर हमारे चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींचने में तेजी दिखाता है, इस पर हमेशा की तरह चुपचाप देख रहा है। कुल मिलाकर के इस तरीके की जो तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं वो तस्वीरें शर्मसार करती है। सरकारी गाड़ी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सरकारी गाड़ी आपकी सुरक्षा के लिए है, सरकारी गाड़ी आपके प्रचार के लिए नहीं हो सकती है। एक स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये आईपी सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में
केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ के बख्तरबंद वाहन, आर्म्ड फोर्स व्हीकल की तैनाती जैसे किसी देश से युद्ध करने के लिए की हो मोदी सरकार ने। अब जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो आपको गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये गाड़ियां इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के अंदर इस्तेमाल की जा रही है। अब पश्चिम बंगाल की जनता इसको कैसे देख रही है और पश्चिम बंगाल के अंदर इसका क्या असर होगा, देखने वाली बात। इलेक्शन के पहले आप उड़ के आते हैं और मीठी मीठी बातें बोलते हैं। पूरा साल आप इन लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे, कहीं दिखेंगे नहीं है। इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या तुम ही ये दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। और इलेक्शन के बाद जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब आग जलती है, जब लोगों को समस्या होती है, आप ढूंढते इनको, ये कहीं दिखते नहीं, तो पब्लिक गाती है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए और टीएमसी के लिए, दोनों के लिए करोड़ मरों का चुनाव है। बीजेपी जानती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद में बीजेपी अगर और कमजोर हो गई तो फिर ममता बनर्जी का किला ढहाना वो और मुश्किल काम हो जाएगा। बीजेपी कह रही है कि ओडिशा हो गया है, बिहार हो गया है और अब बंगाल बाकी है। ओडिशा में बहुत लंबे समय से नवीन पटनायक की सरकार थी और नवीन पटनायक की सरकार को चलता हुआ करके बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। बिहार के अंदर बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार की सरकार थी और नीतीश कुमार को दिल्ली भेज करके बीजेपी ने पिछले दरवाजे से अपना मुख्यमंत्री बना लिया। अब बंगाल है, और बंगाल कोई मामूली राज्य नहीं है, या बंगाल कोई ऐसा नहीं कि जहां पर बीजेपी के सामने कोई चुनौती हो वो मामूली हो। बीजेपी के सामने पहाड़ जैसी चुनौती है, और बीजेपी इस चुनौती से कैसे पार पाएगी, मुझे लगता है कि आपको श्यानी घोष को जरूर सुनना चाहिए। मैं सच कहूं तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, जैसे उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर के जो अपनी बात कही है, बहुत कम नेता ऐसे हैं जो इस बात को इतने सधे अंदाज में, इतने सरल तरीके से कह पाते हैं। और अगर सचमुच में अगर टीएमसी के कार्यकर्ता नेता जमीन तक ये बात पहुंचा पा रहे हैं, जमीन तक अगर इस चीज को पहुंचा पा रहे हैं कि बीजेपी यानी हिंदू मुसलमान की दुश्मन, बीजेपी यानी सांप्रदायिक, घोर सांप्रदायिक पार्टी, अगर ये मैसेज वो पहुंचा रहे हैं और उसके मैसेज को अगर लोग समझ रहे हैं, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर बीजेपी इस बात को पहुंचाने में कामयाब रही कि ममता बनर्जी यानी हिंदुओं की दुश्मन, और इस बात को अगर एक बड़े तबके ने मान लिया, तब फिर मुश्किलें टीएमसी के लिए हो जाएंगी। लेकिन जिस अंदाज में यहां पर श्यानी घोष बोल रही हैं, मुझे लगता है कि आप में से बहुत कम लोगों ने ऐसे किसी नेता को सुना होगा। अरे भवानीपुर, এখানে এত সম্প্রীতি, এখানে এত শান্তি, এটা তো একটা মিনি ইন্ডিয়া নিজের মধ্যে। সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লোক আছে, যেখানে একটা বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে যে কোনো ঘর থেকে আওয়াজ আসছে, কেউ বলছে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো দেহি या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक तार पाশের গলি থেকে শোনা যাচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যাচ্ছে তো শোনা। ঠিক তার পাশে কোনো গলি থেকে শোনা যাচ্ছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর, জয় কপীস তিহু লোক উজাগর, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ठीक तार पाशे कोথাও শোনা যাচ্ছে যে ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनि सभं गुर प्रसाद
जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। তোমার বাংলা তো বিজেপির হাতে তুলে দেবেন, বৈষম্যকে জায়গা দেবেন, বিভাজনকে জায়গা দেবেন, এদেরকে আসতে দেবেন এখানে। टीएमसी के पास में जहां 3 नेताओं की एक तिगड़ी है और उसमें तीनों महिलाएं हैं, ममता बनर्जी अपने आप में सबसे बड़ा चेहरा, फायर ब्रांड नेता, फाइटर नेता, और ममता बनर्जी एक ऐसी नेता जो बिल्कुल सीधा संदेश देती है कि हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, एक ऐसी नेता। और दूसरे नंबर पर जो तस्वीर देखिए बहुत वायरल हो रही है, महुआ मोइत्रा हैं, और तीसरे नंबर पर शानी घोष हैं। और बीजेपी के पास में 2 ही चेहरे हैं, मोदी और अमित शाह। मोदी और अमित शाह के अलावा जो तीसरा चेहरा है वो शुभेंदु अधिकारी का है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को कितने वहां के लोग मानते हैं ये तो पता चल गया, और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी बहुत हद तक बीजेपी की पिक्चर में उस तरीके से नहीं है कि उसको मुख्यमंत्री का फेस बना दिया जाए। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था और उसमें कहा गया कि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम 33% आरक्षण लेकर के आना चाहते हैं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो बंगाल के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री के सामने एक भी अपनी मजबूत महिला नेता को सामने नहीं रख पाए जिनको ये कह सकें कि ये हमारी मुख्यमंत्री का फेस होंगी। यानी आपने पूरे देश के अंदर और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जा करके इस बात को गाया बजाया कि हम महिला आरक्षण के जरिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, ममता बनर्जी इस बात में राह में रोड़ा बन रही है, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं ममता बनर्जी जो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और वो देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं जो फुल फ्लैश राज्य की मुख्यमंत्री। रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है, और उनको कितनी पावर है, कितना वो काम कर सकती, सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में ममता बनर्जी उनको हरा पाना बीजेपी के लिए कितना आसान काम होगा या अभी भी बहुत टेढ़ी खीर है, ये दूसरे चरण के चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन अभी चुनाव प्रचार प्रसार आज 5 बजे तक बाकी है, और उसके बाद में आप जानते हैं कि किस तरीके से जो आखिरी के जो 48 घंटे होते हैं, जो साइलेंट पीरियड होता है, उसमें किस तरीके से खेला जाता है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ होगा वो तो सबके सामने है ही, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव की जो भी दशा और दिशा होगी वो देश की दशा और दिशा भी काफी हद तक आप यूं कहिए कि तय करेगा। ममता बनर्जी पूरी ताकत से, पूरे दमखम से इस चुनाव को लड़ रही हैं और उनके पास में एक बड़ी टीम है। इस चुनाव के दौरान हमने देखा कि कैसे आईपैक के ठिकानों पर छापे मारे गए। फिर खबर यह सामने आई कि आईपैक ने बीच चुनाव में, चलते हुए चुनाव में अपने लोगों से काम करवाना बंद कर दिया है, काम करना उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आया। चुनाव आयोग के ऊपर, ज्ञानेश कुमार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, और इसके बाद में अब होगा क्या, बड़ा सवाल यह है। अखिलेश यादव ट्वीट करके लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी। पहले चरण में ही दीदी की सरकार की बेहद मजबूत बुनियाद बन गई है। दूसरे चरण में बंगाल की अस्मिता बचाने वाली दीदी की सरकार की बुलंद इमारत खड़ी हो जाएगी। दीदी है, दीदी रहेंगी। तो पूरा विपक्ष, कांग्रेस को अगर आप छोड़ दें, लेफ्ट पार्टी को अगर आप छोड़ दें, तो वो ममता बनर्जी के साथ में है पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर। दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, वहां पर कोई दूसरा बड़ा गठबंधन भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल वो भी पश्चिम बंगाल में पहुंचे और अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि आज पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में हम ममता दीदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। देश के लोग अब भाजपा के खिलाफ हो चुके हैं, इसीलिए भाजपा सरकार वोटर लिस्ट बदल करके बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन मां काली की कृपा से जीत ममता दीदी और लोकतंत्र की ही होगी। अब ये बंगाल के अंदर जीत किसकी होती है, किस तरीके से होती है, और जो तरीका है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जीत मायने नहीं रखती है, जीत कैसे मिली है ये बहुत मायने रखता है। अब बीजेपी को अगर जीत मिलती है तो कैसे, और अगर ममता को मिलती है तो कैसे। आप क्या सोचते हैं बंगाल के अंदर कौन भारी है?
नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो नीचे थैंक्स बटन का प्रयोग करके आप मुझे आर्थिक तौर पर मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि